आज का टॉपिक है ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं दिया जाता है। तो चलिए समझते हैं। ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई पर प्रयोग क्यों नहीं करते, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। हम जानते हैं कि जब किसी कंडक्टर से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स सेटअप होता है, उत्पन्न होती है। अब हम जानते हैं कि जब किसी कॉइल को या वाइंडिंग को विद्युत सप्लाई यानी कि एसी सप्लाई दिया जाता है तो उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है, यानी प्रोड्यूस होता है। उस कॉइल में जो है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है इस प्रकार से सेटअप होता है एसी के केस में कि वह नॉर्थ साउथ साउथ नॉर्थ नॉर्थ साउथ नॉर्थ हमेशा इस प्रकार से चेंज होता रहता है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड को हमेशा जो है चेंज करता रहता है, क्योंकि वह एसी सप्लाई है। और एसी सप्लाई का नेचर जो होता है वो पॉजिटिव और निगेटिव रूप में होती है, जो कि 1 सेकेंड में 50 बार फ्रिक्वेंसी पर 50 बार पॉजिटिव और 50 बार निगेटिव होती है, यानी कि 50 बार नॉर्थ और 50 बार साउथ, इस प्रकार से हमेशा चेंज होती रहती है। और मैग्नेटिक फील्ड के परिवर्तन से हमेशा चेंज होते रहने से इस कॉइल में भी एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाता है, जिसे हम बैक ईएमएफ कहते हैं। और ये इस प्रकार से ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है कि वह जिसके कारण यह बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसी का विरोध करता है। मानिए कि ये जो फ्लक्स है इससे प्रोड्यूस हो रहा है इनपुट सप्लाई देने से, तो जो बैक ईएमएफ है उसी का वो विरोध करेगा मेन फ्लक्स का। जबकि डीसी के केस में इस प्रकार नहीं होता है। और इसको जब किसी वाइंडिंग या कॉइल को इसी में को मान लीजिए यहाँ पर दिखाया गया है, जब डीसी सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर जो नॉर्थ और साउथ होता है मैग्नेटिक फील्ड वो सेटअप हो जाता है, मतलब कि एक फिक्स हो जाता है, या तो नॉर्थ हो गया या तो साउथ हो जाएगा। इस प्रकार से केवल नॉर्थ और साउथ इस प्रकार सेट हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है इसका नेचर जो है करंट का, डीसी करंट का, वो फिक्स होता है, ये परिवर्तन नहीं होता है। जबकि एसी का हमेशा चेंज होता रहता है समय के साथ, और ये समय के साथ फिक्स रहता है, हमेशा फिक्स रहेगा। इसलिए डीसी के केस में जब वाइंडिंग को सप्लाई देते हैं तो यहाँ पर बैक ईएमएफ प्रोड्यूस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फिक्स हो जाता है, परिवर्तन नहीं होता है, जिससे कि बैक ईएमएफ जो होता है प्रोड्यूस नहीं हो पाता है। यहाँ पर देखिए फार्मूले में जो है कि बैक ईएमएफ यानी कि किसी वाइंडिंग में जो ईएमएफ उत्पन्न होता है वो समय के साथ परिवर्तन होना चाहिए। जो फ्लक्स है ये नंबर और टर्न है, और लेंथ का जो निगेटिव है ये पालन करता है, मतलब कि जो बैक ईएमएफ है उसी को दर्शाता है। मतलब कि जब जिसके कारण किसी वाइंडिंग में बैक ईएमएफ उत्पन्न होता है उसी का विरोध करता है, ये चिन्ह उसी का दिखाया गया है, लेंज का नियम का पालन करता है। तो ईएमएफ उत्पन्न होने के लिए समय के साथ फ्लक्स का चेंज होना चाहिए, जबकि डीसी के केस में यहाँ पर ऐसा नहीं है। जबकि एसी में होता है तो यहाँ पर बैक ईएमएफ आएगा और डीसी के केस में बैक ईएमएफ नहीं आएगा। अब इसी को समझने के बाद हम लोग
अपने काम ट्रांसफार्मर पर आते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक कोर है और इस पर प्राइमरी बाइंडिंग है और ये सेकेंडरी बाइंडिंग है। सेकेंडरी बाइंडिंग की हम लोग बात ही नहीं करेंगे। प्राइमरी बाइंडिंग में देखिए एसी सप्लाई यहाँ पर दिया गया है जिसको हम लोग V1 माने हैं और I1 जो है करंट प्रवाह हो रहा है और इस रेजिस्टेंस का कुछ जो वायर है उसका कंडक्टर उसका कुछ इम्पीडेंस होगा, रेजिस्टेंस होगा, जो भी है। तो जब इसको एसी सप्लाई दिया जाता है तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होता है और एक कोर है तो जो है कि फ्लक्स हमेशा लो रिलेक्टेंस पाथ से फ्लो करता है, तो फ्लक्स जो है इस प्रकार से फ्लो होगा, इस प्रकार से यहाँ से निकलते हुए इसमें फिर वापस आएगा, इसे सेटअप होगा। और क्योंकि यह एसी सप्लाई है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है हमेशा चेंज होगा। जब चेंज होगा तो इस कंडक्टर में बैक ईएमएफ आएगा। जब बैक ईएमएफ आएगा तो इसका E1 जो है इसका कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पर हमने मान लीजिए E1 जो है, E1 जो वोल्टेज है इसको E1 मान लीजिए 200 वोल्ट यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ बैक ईएमएफ। और जो हम लोग एसी सप्लाई दिए हैं उसको हम लोग V1 को 220 वोल्ट माने हुए हैं जो यहाँ पर एसी सप्लाई दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं कि और यहाँ पर जो है वायर का रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस वो 2 ओम माने हैं यहाँ पर। और फार्मूला में जानते हैं कि I बराबर V/Z, या तो R भी कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एसी केस है तो यहाँ पर इम्पीडेंस लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इंडक्टर और कुछ भी आ सकता है ना। तो यहाँ पर I1 बराबर इस और इसके पोटेंशियल कितना है V1 और E1 के बीच कितना पोटेंशियल है वो देखेंगे। तो यहाँ पर I1 बराबर V1 माइनस E1/Z1 लिख लेंगे फार्मूले की हिसाब से। तो हम लोग जानते हैं कि जो V1 है वो 220 वोल्ट माने हुए हैं इनपुट सप्लाई, और जो बैक ईएमएफ है वो 200 वोल्ट। तो इम्पीडेंस जो है 2 मान ली है, तो यहाँ पर जो है अंतर 20 वोल्ट का आ जाएगा और जो इम्पीडेंस है वो 2 है, इसको काटेंगे तो 10 एम्पियर आ जाएगा। मतलब कि यहाँ पर जो करंट I1 प्रवाह हो रहा है वो 10 एम्पियर का हो जाएगा। किसमें? एसी के केस में प्राइमरी बाइंडिंग के लिए। और प्राइमरी जब एसी केस है तो इसमें लिंक करेगा सेकेंडरी बाइंडिंग, इस पर भी कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस होगा और इसमें लोड लगा देंगे तो यहाँ पर इसमें भी धारा प्रवाहित होने लगेगी। ये तो हुई डीसी एसी के केस में, ये तो हम लोग जानते ही हैं, लेकिन क्वेश्चन है डीसी सप्लाई देने के, तो हम लोग इसको समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्राइमरी बाइंडिंग है और सेकेंडरी बाइंडिंग, और यहाँ पर V1 जो है बैटरी लगाकर डीसी सप्लाई दिए हैं हम लोग। ये भी मान लीजिए 220 वोल्ट की मान लीजिए है दिए हैं इनपुट सप्लाई। तो 220 सप्लाई देने पर तो यहाँ पर देखिए मान लीजिए 220 वोल्ट दे दिए, और चूँकि यह डीसी सप्लाई है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट है वो नॉर्थ बनेगा या तो साउथ बनेगा, फिक्स है, नॉर्थ साउथ बन जाएगा, फिक्स है। तो इसमें तो परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो इसमें बैक ईएमएफ नहीं आ पाएगा क्योंकि यह डीसी केस में है जो समय के साथ फिक्स है। तो यहाँ पर V1 जो दिए हैं 220 वोल्ट और बैक ईएमएफ तो आएगा ही नहीं, तो 0 वोल्ट हो जाएगा। तो और 220 वोल्ट हो जाएगा और इम्पीडेंस जो है 2 ओम है, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 110 एम्पियर आ जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पर साधारण सा समझ में आ रहा है कि एसी केस में जब इसको हम देख रहे थे 220 वोल्ट, तो हमारा एम्पियर जो आ रहा था इनपुट I1 जो है 10 एम्पियर, लेकिन यहाँ पर देखिए डीसी केस में इनपुट 220 वोल्ट है, परंतु यहाँ पर जो I1 करंट है
110 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो इससे समझ में आ रहा है कि डीसी के केस में जो है इनपुट करंट बहुत ही हाई है कंपेयर टू एसी इनपुट सप्लाई। तो इसको हम लोग और समझते हैं। देखिए, यदि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग को डीसी सप्लाई से जोड़ दिया जाए तो कुंडलन मतलब कॉइल में फ्लक्स तो उत्पन्न होगा, परंतु वह फ्लक्स घटेगा बढ़ेगा नहीं, अर्थात फ्लक्स में परिवर्तन नहीं होगा। जब वह फ्लक्स मतलब कि परिवर्तन नहीं होगा तो वह फिक्स मैग्नेटिक फील्ड या फ्लक्स उत्पन्न होगा करेगा, जिससे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी वाइंडिंग में ईएमएफ उत्पन्न नहीं हो पाएगा। ये तो हमने देख लिया। हाँ, जब स्विच को ऑन या ऑफ किया जाता है तो वह कुछ क्षण के लिए फ्लक्स में परिवर्तन होगा, परंतु वह समय इतना कम होता है कि उससे कोई लाभ नहीं माना जा सकता। इसके अलावा ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई से जोड़ने पर क्षति पहुंच सकती है, क्योंकि ऐसा करने से ट्रांसफार्मर के प्राइमरी वाइंडिंग में कोई बैक ईएमएफ प्रेरित नहीं होगा, जिसके कारण प्राइमरी वाइंडिंग में अधिक धारा लेकर गर्म हो जाएगी और प्राइमरी वाइंडिंग जल जाएगी। जैसा कि हमने अभी देखा है, एसी के केस में जो करंट आ रहा था 10 एम्पियर आ रहा है, परंतु डीसी केस में 110 एम्पियर। तो ज़्यादा करंट लेगा तो वो तो गर्म होगा, जब गर्म होगी तो हीट होगा तो इंसुलेशन भी ख़राब हो जाएगा और वाइंडिंग जल जाएगी। सिंपल सा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई क्यों नहीं दिया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।